नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हमारा जो हमारा सिलेबस है लगभग कंप्लीट हो गया है। सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आपके काव्य खंड से लेकर जो आपका गद्य खंड है, यानी कि जितने भी कविताएं हैं हमने सब पढ़ ली हैं, सबका भावार्थ हमने लगभग जान लिया है और चैप्टर्स भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्नों के उत्तर भी सभी पाठों के हो गए हैं, क्योंकि अब परीक्षाएं आपकी नजदीक है तो आपके ये रिवीजन का टाइम है। अगर आपको किसी पाठ में, किसी भी कविता में, किसी भी चैप्टर में, आपकी जो दोनों बुक है, कुछ भी दिक्कत है, परेशानी है, आप बता सकते हैं। आप मुझे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको सारी आपकी जो भी परेशानियां हैं सभी को यहाँ पर सभी का यहाँ पर समाधान करूंगी। और हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि रिवाइज करने हैं या पढ़ने हैं या समझ में नहीं आ रहे हैं, तो वो टॉपिक्स भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज हम आपके हिंदी व्याकरण का ही एक टॉपिक लेंगे जो है वाच्य। वाच्य क्लास 8 में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ये आपके हिंदी व्याकरण में बोलने का विषय, यानी कि जो हम किस टॉपिक पर बोल रहे हैं, हमारे बोलने का मुख्य विषय क्या है, इसे वाच्य कहा जाता है। यानी कि किसी भी वाक्य में आपका कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, यानी कि बोलने में किसकी प्रधानता है, बोलने का असल विषय क्या है। तो वाच्य हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिवाइज करेंगे। आप सभी ने शायद अपनी कॉपी में भी लिखा होगा, तो अगर आपके पास हिंदी व्याकरण की कॉपी है तो आप कॉपी खोल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कॉपी और पेन पेंसिल लेकर रेडी हो जाइए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज को समझने और सुनने के साथ साथ नोट डाउन करना, लिखना, क्योंकि कभी भी आप रिवाइज करना चाहें तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं चीजों को। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाच्य। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि वाच्य हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आप सभी को वाच्य के बारे में बहुत सारी चीजें पहले हमने बता दी है। तो वाच्य, जैसे कि मैंने कहा, वाच्य का शाब्दिक अर्थ या वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ भी आप कह सकते हैं या वाच्य का अर्थ भी केवल आप कह सकते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय, यानी कि जो भी आप टॉपिक बोल रहे हैं, यानी वाक्य में किसकी प्रधानता है, आखिर वाक्य में बोलने का विषय क्या है, किसके बारे में आप ज्यादा कंफर्म है, यहाँ पर किसके बारे में आप ज्यादा यहाँ पर बोल रहे हैं, इसका पता हमें कुछ जब हम वाक्य पढ़ेंगे तभी हमें चल पाएगा। तो बहुत सारे वाक्य हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे, जैसे आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष पुस्तक पढ़ता है, ये आपका एक वाक्य, एक हमने यहां पर वाक्य लिखा। दूसरा, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। नेक्स्ट, गीता से गाया
नहीं जाता। गीता से गाया नहीं जाता। तो हमने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए, आप देख सकते हैं। सबसे पहला, आयुष पुस्तक पढ़ता है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है, श्रृंखला से गाया नहीं जाता। तो उपयुक्त जो ये वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं। इन वाक्यों में देखिए जो क्रियाएं हैं वो क्या है। क्रियाएं देखिए, सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। किसी काम के करने या होने को क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों जो हमने वाक्य लिखे हैं उसमें आप क्रिया के अलग अलग रूप को देख सकते हैं। जैसे पहला वाक्य आप पढ़ेंगे, आयुष पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर आप क्रिया देखेंगे क्या है? पढ़ता है। अगला, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। तो क्रिया यहां पर चेंज हो गई। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट आप देखिए कौन सा है? गीता से गाया नहीं जाता। गीता से गाया नहीं जाता। गाया नहीं जाता। तो तीनों में आप देख सकते हैं कि क्रिया के भिन्न भिन्न रूप आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसका मूल कारण क्या है? क्या है इसका मूल कारण कि आपको क्रिया बार बार अलग दिखाई दे रही है? देखिए, इसका मूल कारण है कि क्योंकि जो पहला वाक्य हमने लिखा है, जो पहला वाक्य हमने लिखा है, इस पहले वाक्य में आयुष पुस्तक पढ़ता है। आयुष पुस्तक पढ़ता है, यानी कि यहाँ पर आयुष की प्रधानता है। आयुष कौन है? करता है, जो काम को कर रहा है। आयुष कौन है? करता है, जो काम को कर रहा है। नेक्स्ट वाक्य देखिए आप, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। दूसरा जो वाक्य है, संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। संतोष द्वारा, आगे देखिए महत्वपूर्ण चीज आपको क्या दिखाई दे रही है? गेंद से। तो यानी कि यहाँ पर क्रिया क्रिया जो है वो किसके आधार पर यहाँ पर परिवर्तित की गई है? कर्म के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर संतोष द्वारा गेंद से खेला जाता है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लिखा है कि संतोष से खेला जाता है या संतोष खेलता है। यहाँ पर लिखा गया है संतोष से खेला जाता है। तो संतोष कौन है? संतोष आपका जो है कर्ता है, ठीक है। और गेंद क्या है? वो कर्म है। तो यहाँ पर क्रिया किसके आधार पर परिवर्तित हुई है? यहाँ पर क्रिया आपको अलग जो है वो किसके आधार पर दिखाई दे रही है? गेंद से, यानी कि कर्म के आधार पर। और तीसरा वाक्य जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, गीता से गाया नहीं जाता। जो तीसरा वाक्य है, यहाँ पर क्रिया किसी अन्य पद, गीता से गाया नहीं जाता। क्या गाया नहीं जाता? कुछ किसी अन्य पद की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि भाव से आपको समझाया जा रहा है गीता से गाया नहीं जाता। अगर यहाँ पर लिखा रहता कि गीता से गीता के द्वारा गीत नहीं गाया जा सकता, या गीता के द्वारा गीता के द्वारा गीत गाया जाता है, अगर इस तरह का वाक्य होता तो या तो यहाँ पर या सीधा वाक्य होता गीता गाती है। देखिए इसको हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, गीता गीत गाती है। या अगर खाली हम ये भी लिख दें कि गीता गाती है, या गीता के द्वारा गाया जाता है। गीता के द्वारा गाया जाता है। और अगर मैं यहां पर लिखूं गीता से नहीं गाया, गीता से गाया नहीं जाता। नहीं जाता। तो अब आप यहाँ पर आपको एक ही वाक्य 3 अलग अलग तरह से लिखा गया दिखाया है। गीता
गीत गाती है, या केवल आप इतना भी लिख सकते हैं कि गीता गाती है, गीता गाती है। ठीक है, गीता गाती है, गीता के द्वारा गाया जाता है, गीता से गाया नहीं जाता। तो अब यहाँ पे आप देखिए, आपको तीनों जगह जो है क्रिया अलग अलग आपको दिखाई दे रही है। तीनों जगह आपको क्रिया जो है वो अलग अलग दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले गीता गाती है, अगला गीता के द्वारा गाया जाता है, गीता से गाया नहीं जाता। तो देखिए, तीन अलग अलग तरह से आपको यहाँ पर क्रिया दिखाई दे रही है। सबसे पहले गीता गाती है, तो गीता गाती है जो ये आपका वाक्य यहाँ पर लिखा गया है, इसमें किसकी प्रधानता है? वाक्य किसके अनुसार यहाँ पर लिखा गया है? वाक्य में बोलने का विषय क्या है? वाक्य में बोलने का विषय है गीता। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, गीता के द्वारा गाया जाता है, गीता के द्वारा गाया जाता है। तो जो गाया जाता है यहाँ पर क्रिया है वो किसके आधार पर यहाँ पर लिखी गई है? यहाँ पर क्रिया के कर्म के आधार पर गीता के द्वारा गीत गाया जाता है, गीता के द्वारा गीत गाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिखेंगे। फिर गीता से गाया नहीं जाता, गीता से गाया नहीं जाता। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके आधार पर है? वो ना तो कर्ता के आधार पर है, ना ही कर्म यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर आपका कर्म के अनुसार तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर किसी अन्य भाव के अनुसार क्रिया को लिखा गया है, और वो अन्य भाव क्या है? वो अन्य भाव है गाया नहीं जाता, गाया नहीं जाता। तो इसीलिए आप देख सकते हैं तीनों जो वाक्य है वो क्रमशः है किसकी प्रधानता को सूचित कर रहे हैं? तीनों जो वाक्य है वो क्रमशः कर्ता, कर्म और लास्ट में क्या था? भाव। कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता को सूचित कर रहे हैं तीनों वाक्य जो हैं। सबसे पहला वाक्य कर्ता की प्रधानता को सूचित कर रहा है, दूसरा वाक्य कर्म की प्रधानता को सूचित कर रहा है, तीसरा वाक्य भाव की प्रधानता को सूचित कर रहा है। तो इसके अनुसार हमारी क्या परिभाषा बनती है? इसके अनुसार हमारी वाच्य की क्या परिभाषा बनती है? देखिए, बहुत पहले हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ा है, समझा है, क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि इसका हम रिवीजन कर रहे हैं, हम इसे दोबारा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर बाय चांस किसी बच्चे की क्लास छूट जाती है, इससे कोई बच्चा क्लास नहीं कर पाता है कभी, तो उसके लिए ठीक है कि वो दोबारा समझ रहा है, लेकिन जिन बच्चों ने पहले समझा है, सीखा है, जाना है, उनके लिए बहुत आसान है, और वो दोबारा जब समझेंगे तो बहुत अच्छे से कंठस्थ उन्हें चीजें हो जाएंगी। तो क्या परिभाषा बनती है वाच्य की? अगर हम इसको तीनों तरह से हमने इसको समझ लिया, और हमने कहा कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, कि वाक्य में आखिर किसकी प्रधानता है, वाक्य किसके अनुसार लिखा गया है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, क्रिया जो है वो किसके आधार पर लिखी गई है। तो देखिए, हमारी परिभाषा बनती है क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार
प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रकट हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इस तरह से परिभाषा हमने यहाँ पर वाच्य की लिखी। और वाच्य के, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी वाक्य थे उसमें कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता हमने यहाँ पर देखी। जो हमने यहाँ वाक्य देखे, इसमें हमने किस किस चीज की प्रधानता देखी? कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता हमने देखी। तो इसी के आधार पर हिंदी में वाच्य के तीन भेद, क्योंकि हमने प्रधानता केवल तीनों की देखी, कर्ता की देखी, कर्म की देखी और किसकी देखी? भाव की देखी। किसी अन्य जो भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा था उसकी हमने देखी। तो हिंदी में वाच्य के तीन भेद माने जाते हैं। क्योंकि तीन आधार पर हमने देखी है, तो बिल्कुल तीन भेद हमारे इस तरह से हो सकते हैं। कर्तृवाच्य, नंबर 2 है कर्मवाच्य, नंबर 3 है हमारा भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। तो देखिए, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हमने तीन देखे यहाँ पर। अब हम तीनों को बहुत ही अच्छे से क्लियर तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है कृतवाच्य, क्या होते हैं कर्मवाच्य, क्या होते हैं भाववाच्य। जैसे कि थोड़ा बहुत चीजें हमें पता है पहले से ही कि जहां पर कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति की प्रधानता होती है, वहां पर हमारा कर्म जो है कर्ता प्रधान होता है। तो जहां पर कर्ता प्रधान होता है वहां पर क्या होता है? कृतवाच्य होगा। तो देखिए, कृतवाच्य क्या होता है? इसमें क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो किसके साथ होता है? सीधा संबंध किसके साथ होता है कृतवाच्य में? कर्ता के साथ, इसीलिए उसको कृतवाच्य कहा है। जो क्रिया का संबंध होता है, देखिए हम इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे, इसको अब हम बार बार परिभाषा नहीं लिखेंगे। कृतवाच्य में सबसे पहली बात होती है कि क्रिया का संबंध जो होता है वो कर्ता के साथ होता है। क्रिया का संबंध कर्ता से, क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से, और क्रिया के जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार, क्रिया के जो भी लिंग होंगे, वचन होंगे, वो किसके अनुसार होंगे? कर्ता के अनुसार होंगे। और जो भी इस प्रकार जिस विषय में क्रिया द्वारा कही गई, कर्ता द्वारा कही गई जो बात है, या क्रिया के द्वारा जो कही गई जो बात है, उसका मुख्य विषय कौन होता है? कर्ता होता है। तो वहां पर कृतवाच्य होता है। किसी भी वाक्य में बात को कहने का, जो भी कही गई बात होती है उसका मुख्य विषय अगर कर्ता होता है तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? कृतवाच्य होता है। तो इस प्रकार देखिए, ये दोनों चीज हमने लिख ली, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार
जिस वाक्य में, इस प्रकार जिस वाक्य में, आप आसानी से समझेंगे, जिस वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कौन होता है? जो भी क्रिया द्वारा बात होती है उसका मुख्य विषय जहां पर कर्ता होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कृतवाच्य कहते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और क्रिया के लिंग वचन ये क्या होते हैं? कर्ता के अनुसार होते हैं। और फिर इस प्रकार जिस वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का मुख्य विषय कर्ता होता है, जैसे पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर यूज किया गया है, पढ़ता है क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। पढ़ती है एक वचन है और स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि क्रिया के द्वारा जो बात कही गई है उसका संबंध किससे है? सीधे कर्ता से है। खाता है तो एक वचन है और पुल्लिंग है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिया का जो सीधा संबंध है वो किसके साथ है? कर्ता के साथ है, यानी कि काम करने वाले व्यक्ति के साथ है। जैसे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, सोनल कपड़े सी रही है। सोनल कपड़े सी रही है और रोहन खाना खा रहा है। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया। तो इस वाक्य में देखिए क्रिया का संबंध, क्रिया क्या है? सी रही है, खा रहा है। आप देख सकते हैं, सोनल कपड़े सी रही है, रोहन खाना खा रहा है। तो सी रही है ये क्या है? क्रिया है। खा रहा है ये क्या है? क्रिया है। तो हमने क्या कहा था अभी अभी? हमने कहा था कि क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है और दूसरा क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। देखिए, सोनल कपड़े सी रही है, तो सोनल क्या है? सोनल क्या है? देखिए, सोनल है स्त्रीलिंग और एक वचन है, ठीक है। स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो आप क्रिया को देखिए, इसके बाद आप ठीक क्रिया को देखिए, सी रही है, यानी कि सी रही है। आप देख सकते हैं, सोनल क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन है। तो बिल्कुल आप क्रिया को देखिए, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। क्रिया और जो यहाँ पर करता है वो दोनों सेम है। सोनल भी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और क्रिया जो हो रही है यहाँ पर ये भी स्त्रीलिंग लिखी गई है और एक वचन में लिखी गई है। बिल्कुल नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, वाक्य पे आ जाइए। रोहन खाना खा रहा है। अब आप सबसे पहले क्रिया देखेंगे। रोहन खाना खा रहा है, रहा है, और यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं रोहन शब्द प्रयोग हुआ है। तो रोहन क्या है? रोहन आपका एक वचन है और पुल्लिंग है। तो रोहन खाना खा रहा है। क्रिया का सीधा संबंध किससे है?
कर्ता से है। क्रिया के लिंग, क्रिया के वचन किसके अनुसार लिखे गए हैं? कर्ता के अनुसार लिखे गए हैं। अगर मैं बिल्कुल यहाँ पर एक और वाक्य मैं आपके लिए लिखती हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। तो जैसे कि अब आप यहां पर देखिए, इसको कैसे आप लिखेंगे? बच्चे, बच्चे क्या है? कर्ता है, रहे हैं, तो क्रिया भी उसी के अनुसार यहां पर आपकी लिख दी गई है। लेकिन दूसरा आप देखिए, बच्चे, अगर यहाँ पर बच्चा खेल रहा है होता है तो ये क्या होगा? एक वचन। लेकिन बच्चे शब्द प्रयोग किया गया है, उसी के आधार पर क्रिया के वचन भी परिवर्तित कर दिए गए हैं। बच्चे खेल रहा है नहीं लिखा हुआ है, या बच्चे खेल रही है नहीं लिखा हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं। तो क्रिया के वचन भी यहाँ पर चेंज हो गए हैं, एक वचन से बहुवचन में यहाँ पर परिवर्तित हो गया है। तो जहां पर क्रिया का जो लिंग होता है, वचन होते हैं, वो कर्ता के अनुसार होता है, और उसे क्या कहते हैं? क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। तो कृतवाच्य आप सभी समझ गए हैं। उसके बाद फटाफट कर्मवाच्य शुरू करते हैं। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य हम कहेंगे, देखिए बिल्कुल सेम 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। इसकी हम प्रॉपर परिभाषा आप नहीं लिखेंगे। क्रिया का संबंध कर्म से। क्रिया का संबंध किससे? कर्म से। अगला देखिए, जो जहां पर कर्म प्रधान होगा, यानी कि क्रिया का संबंध जहां पर कर्म से होगा, तो जो क्रिया होगी, क्रिया का जो रूप होगा, वो कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। क्रिया का रूप कर्म के अनुसार परिवर्तित होगा। तो जहां पर कर्म के जो लिंग है, वचन है, पुरुष है, वो क्रिया में क्रिया के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। यानी कि जिस तरह का कर्म का लिंग होगा, जिस तरह का कर्म का वचन होगा, उसी तरह क्रिया में परिवर्तन होगा। और इसमें एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग भी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग होता है। देखिए, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग। ठीक है, और एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। इसकी मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। तो यहाँ पर आपने 4 मुख्य बिंदु देखे। सबसे पहले कि क्रिया का संबंध जो है वो कर्म से होगा, और क्रिया का रूप जो है वो कर्म के अनुसार ही परिवर्तित होगा। जिस तरह का कर्म होगा उसी तरह की क्रिया भी होगी। और एक से अधिक क्रियापदों का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। देखिए, क्रिया दो भेद होते हैं क्रिया के, सकर्मक और अकर्मक।
सकर्मक जहां पर स यानी कि साथ में, कर्मक यानी कि कर्म के, यानी जहां पर कर्म उपलब्ध होता है, कर्म जहां पर होता है वहां पर सकर्मक, जहां पर कर्म उपलब्ध नहीं होता वहां पर अकर्मक। तो इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वो सकर्मक होती है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है, यानी कि यहाँ पर प्रधानता तो कर्म की ही है, तो कर्म तो अवेलेबल होगा ही, कर्म तो उपलब्ध होगा ही। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं, सीता से भोजन किया जाता है, भोजन किया जाता है, या नानी द्वारा कहानी कहानी सुनाई जाती है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, या फिर रवि से लिखा जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 वाक्य हमने यहाँ पर लिखे हैं। सीता से भोजन किया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए कि कहानी तथा जो ये शब्द देखिए, सीता से भोजन किया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, भोजन और कहानी और लिखा, ये जो 3 शब्द है, ये जो 3 शब्द है, रवि से पत्र लिखा जाता है, हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं, रवि से पत्र लिखा जाता है, रवि से पत्र लिखा जाता है। तो भोजन, कहानी एवं पत्र, ये जो 3 चीजें हैं, ये क्या है? ये आपका कर्म है। ये क्या है? ये आपका कर्म है। तो देखिए, सीता से भोजन किया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है, रवि से पत्र लिखा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिया का जो संबंध है वो किससे है? सीधे कर्म से है। यहाँ पर कर्ता से कोई संबंध नहीं है। कि जो आप देख सकते हैं क्रिया किसके आधार पर लिखी गई है? भोजन किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ता कौन है? सीता है। और सीता क्या है? सीता स्त्रीलिंग है, एक वचन है। लेकिन और आप देखिए इधर क्या है? किया जाता है। तो यहाँ पर सीता से कोई हमें कर्ता से हमें कोई संबंध नहीं है। हमारा जो क्रिया का संबंध है वो किसके साथ है? कर्म के साथ है। तो यहाँ पर कर्म है भोजन। तो सीता से भोजन किया जाता है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। तो नानी जो है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ पर इसका हमारी क्रिया पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि क्रिया जो है वो अभी यहाँ पर कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार लिखी गई है। इसी तरह से रवि से पत्र लिखा जाता है। तो रवि का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर रवि को हमने प्रधानता नहीं दी है। यहाँ पर प्रधानता है कर्म की। तो कर्म है पत्र लिखना। तो रवि से पत्र लिखा जाता है। तो आपकी जो क्रिया है वो किसके आधार पर लिखी गई है? वो कर्म के आधार पर लिखी गई है। तो क्या आपने सीखा इसमें? जहां पर क्रिया आपकी कर्ता के आधार पर होगी वहां पर कृतवाच्य, जहां पर क्रिया कर्म के आधार पर होगी वहां पर कर्मवाच्य। और दूसरी बात, क्रिया बिल्कुल उसी तरह चेंज होती है जिस तरह के आपकी, अगर कृतवाच्य आप लिख रहे हैं तो जिस तरह का कर्ता होगा। अगर कर्ता आपका पुल्लिंग है, एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन होगी। अगर कर्ता स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो आपकी क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन होगी। अगर आपका
जो कर्ता है वो बहुवचन है और एक बहुवचन है और स्त्रीलिंग है या बहुवचन है, क्रिया भी बिल्कुल उसी तरह से चेंज होगी। और यहाँ पर भी सेम, कर्म आपका जिस तरह से होगा उसी तरह की आपकी क्रिया भी लिखी जाएगी। तो इस तरह से हमने आज इसको समझा, आगे भी हम अपने इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, वाच्य के विषय में आज हमने वाच्य के जो दो भेद हैं इन्हें हमने पढ़ा, कर्मवाच्य और कृतवाच्य। तो कृतवाच्य में हमने कहा जहां पर कर्ता प्रधान होता है वहां पर कृतवाच्य और जहां पर कर्म प्रधान होता है वहां पर आपका कर्मवाच्य। तो इसी तरह हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। क्योंकि इस टॉपिक का रिवीजन चल रहा है तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने अपने पिछले सेशन में भी पढ़े थे, आप वहां से भी इसमें पढ़ सकते हैं और एक नए तरीके से भी हम इन्हें जानेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि किस तरह से हम पहचान पाएंगे कौन सा वाक्य कृतवाच्य है, कौन सा वाक्य कर्मवाच्य है और कृत वाक्य को कर्म में कैसे बदलना है, कर्म को भाव में कैसे बदलना है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, घर पर जरूर रिवाइज करें आज जितना भी हमने पढ़ा है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।